जिस दिन कहानी हीरो हुई उसका अपना एक नायक होने वाला है, उस कहानी का हीरो होगा, हीरो की कहानी नहीं होती है। मुझे वो काम पसंद आया तो मैंने उस एज ग्रुप में कर लिया। क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि मैं इस एक्टर को अभी 10 साल छोटा करके दिखाऊंगा या 15 साल छोटा करके दिखाऊंगा? ये एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ स्टार्स के साथ करते हैं, एक्टर्स के साथ क्यों नहीं करते? अगर मुझे कोई रोल मिलता है ना तो मेरे पास इतने रेफरेंसेस है मेरे लाइफ से कि मैं उनमें कहीं ना कहीं घुसा दूंगा तो मिलेगा। तो वो चाहिए मुझे। आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उनका बेटा बकवास है, बाकी जिंदगी अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप बकवास है। वो इतनी चुभी लोगों को, क्योंकि लोग रिलेट कर गए। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। जिस तरह के आप एक्टर हैं, बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि एक आप थिंकिंग एक्टर आप हैं। आप अपने किरदार को सोचते हैं, उसको आप महसूस करते हैं और वो फिर नज़र आता है। आपके साइलेंसेस में भी एक कुछ गहराई होती है और एक उसको इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मे बी इनके साइलेंस का या फिर इनके इस एक्सप्रेशन का शायद ये मायने होंगे। एक एक्टर जैसे आप एक एक्टर हैं, आपके आसपास का जो समाज है वो आपको कितना इम्पैक्ट करता है? मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट शायद बिना अपने आसपास की चीज़ों के अवेयर रहे आर्टिस्ट हो नहीं सकता है, चाहे फिर वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी। अपने परिवार में कुछ हो रहा हो, आपके आसपास के दोस्तों में कुछ हो रहा हो, क्योंकि आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं वो आपको चाहे अनचाहे इफेक्ट करती हैं। इसी वजह से आप आर्टिस्ट बन पाए हो, चाहे फिर वो किसी भी विधा में हो। उसके अलावा आप जर्नलिस्ट बनते हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपको इफेक्ट कर रही थी, तो आप उसका माध्यम ढूंढते हो कि अपने तरीके से उन बातों को कहने का या उन बातों को दूसरे तरीके से अपने थ्रू लेट आउट करने का। तो डेफिनेटली आपको समाज की हरकतें, समाज की चीज़ें, आपके परिवार की चीज़ें, दोस्तों यारों में जो होता है वो सब बेसिकली इन टोटलिटी लाइफ आपको इफेक्ट करती है, छोटी छोटी चीज़ों पे या बड़ी बड़ी चीज़ों में। आप उनको किस तरह से डील करते हो ये आपके ऊपर है कि आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हो उनसे जूझने का या उनसे टकराने का या उनके साथ कॉप अप करने का। पर बिना उसके आई डोंट थिंक ना सिर्फ एक्टर, कोई भी आर्टिस्ट नहीं हो सकता है। देखिए, एक आपके जो ट्रेजेक्ट्री, आपकी जो एक्टिंग की रही है, बहुत ही दिलचस्प रही है। हर फिल्म में आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाता है, लोग तारीफ करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री में, स्पेशली जो फिल्म्स में, एक स्टीरियोटाइपिंग बहुत होती है, यू नो, कि दैट कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, और ये सपोर्टिंग एक्टर, ये एक अच्छा सपोर्टिंग एक्टर है जिससे कि एक वजन आएगा। ओके, तो आपको मोस्टली जो फिल्मों में अब तक इस्तेमाल किया गया है वो एक अच्छे सपोर्टिंग एक्टर की तरह किया गया है जो कि फिल्म में वजन लेके आता है। लेकिन जब आप एक पाताल लोक करते हैं तो आप उसके हीरो हो जाते हैं। हीरो इन द सेंस कि यू आर द मेन गाय, यू नो, दैट द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। जब उसको दुनिया भर में लोग देखते हैं तो उनको, बहुत से लोगों को तो शायद पता भी नहीं था कि जयदीप अहलावत कौन है। वो पाताल लोक के बाद उनको पता चला। तो ये जो एक कश्मकश है कि एक स्टीरियोटाइपिंग की, और फिर कि एक एज एन एक्टर आपको चूज किया जाता है कि आप सिर्फ एक हीरो नहीं है, आप कहानी को लेके आगे बढ़ रहे हैं इन अ वे, दैट वे। ये कश्मकश कैसे आप डील करते हैं इससे, कैसे आप देखते हैं इसको? शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि सबके साथ होता होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पेशली किसी एक परफॉर्मेंस को आप कर देते हो अच्छे से, तो वो जिस तरह के जॉनर में है, लोग आपको उस तरह से दोबारा देखना चाहते हैं, या लोग उसी तरह से आपको सोचना शुरू कर देते हैं। एक कमी है, एक जो हमारे इंडस्ट्री में थोड़े से लोगों को ज़्यादा सोचनी पड़ेगी कि उनको खुद को, एक्टर को दूसरे रंग में देखने की आदत डालनी पड़ेगी। जो किसी ने रंग दिखा दिया है आपको, फॉर एग्जाम्पल जब मेघना मैम ने मुझे राजी में मीर दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वो मुझे क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझसे करीबन 15 साल 16 साल बड़ा किरदार है मेरी उम्र से। उस उम्र के एक्टर हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो ऐसा किरदार है नहीं कि कोई एक्टर उसको मना कर दे, क्योंकि इतना खूबसूरत लिखा हुआ है वो। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं जयदेव को ट्राई करते हैं। इवन मुझे भी थोड़ी एक बार के लिए लगा कि मैं ये कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैं एज कैसे प्ले करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आदमी कोई बूढ़ा आदमी है या कोई फिजिकली
डिसेबल्ड है या कुछ झुका हुआ है, कुछ नहीं, स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ इंसान है, उम्र कैसे दिखाओगे आप उस चीज की। तो उसके ऊपर तैयारियां शुरू हुई। बट पॉइंट ऑफ जो बात है कहने की वो ये है कि लोगों ने एक मुझे उस सीरीज में देखा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं जेन्युइनली 50 साल का इंसान हूं, 45 47 50 साल का इंसान हूं। जो लोग बाद में उनको लगा कि नहीं ये तो, आई रिमेंबर किसी ने मैं कहीं गया, किसी ने मुझे एक फिल्म के लिए बुलवाया, मैं वहां पहुंचा और वो बैठा हुआ उनके सामने, वो नहीं पहचान पाए मुझे। एंड ही सेड के आर यू द सेम गाय हु प्लेड मी? मैंने कहा यस सर। एंड देन ही सेड आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक 50 साल का रोल के लिए आपको सोचा था। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे रोल आए जो आप उसी एज ग्रुप में, जबकि आप इंसान को देख रहे हो एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उसी गेटअप में घूम रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं नहीं दिखता हूं उस तरह का, पर कोई भी दूसरे तरीके से नहीं सोचता उस बात को। सडनली हर आदमी आपको उसी तरह के किरदार में देखना चाहता है। तो ये बात एक्टर डिसाइड नहीं करता है ज्यादातर। मेरी चॉइस थी कि मुझे वो काम पसंद आया तो मैंने उस एज ग्रुप में कर लिया। क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि मैं इस एक्टर को अभी 10 साल छोटा करके दिखाऊंगा या 15 साल छोटा करके दिखाऊंगा? ये एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ स्टार्स के साथ करते हैं, एक्टर्स के साथ क्यों नहीं करते हैं? या जो सो कॉल्ड जिनको हम बोलते हैं कि अच्छा ये स्टार, जो आप कह रहे थे उस दौर में एक स्पोर्टिंग एक्टर्स और इनको लेके स्टार को हम दिखा देंगे कि 25 से लेके 50 तक 60 तक, एक्टर के साथ नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, उसी एज का एक्टर लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये एक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहेंगे हर एज ग्रुप में, क्योंकि उनका काम है। हम थिएटर के ऊपर जाके इस मंच पे आप 60 साल का किरदार करते हो, प्रॉपर दाढ़ी लगा के बूढ़े बाबा का, और आप 20 साल के होते हो क्योंकि आप या तो एनएसडी में एफटीआई में हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 साल के हो, वो मंच है, वहां आप उस सिचुएशन को क्रिएट करते हो, आप बिलीवेबल बनाते हो उस चीज। सेम सिनेमा है, यहां इतना वो हो जाता है लोगों को कि वो कुछ और तरीके से सोच नहीं पाते हैं। फिर कोई एक डायरेक्टर आता है जो आपको लगता है नहीं मुझे अब इसको ऐसा दिखाना है, ये उसका बिलीफ है और एक्टर कूदता है उस बिलीफ में और वो होता है, फिर लोग उसके पीछे वैसे ही पड़ते हैं। और जब तक हमारे यहाँ कहानी हीरो बहुत कम होती है, पाताल लोक की कहानी अपने आप में हीरो है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ होता क्या है ना कि पहले हीरो चुनते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, उसके इर्द गिर्द कहानी चुनते हैं, फिर उसमें लोग भरे जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है, वो सही गलत सबके लिए अपनी अपनी चीज। मेरे लिए वो लगता है कि वो कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने कहानी को ऑलरेडी दोयम दर्जा दे दिया है। जिस दिन कहानी हीरो हुई, उसका अपना एक नायक होने वाला है, उस कहानी का हीरो होगा, हीरो की कहानी नहीं होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो हमने खैर काफ़ी बार डिस्कस किया है कि दैट जिस तरीके से हॉलीवुड में फॉर एग्जांपल राइटर्स की जो कदर होती है, और राइटर्स को आई थिंक पैसा बहुत अच्छा मिलता है। इवन जो उनके जो अवार्ड्स होते हैं ऑस्कर्स में, आई थिंक वो एक बहुत ही वेल डिफाइंड है, अडैप्टेड स्क्रीन प्ले, और दे रियली वैल्यू दैट, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट चीज़ तो राइटिंग है, और राइटर्स को बहुत बार आई थिंक अच्छे तरीके से वो नहीं किया जाता है। ओके, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दैट एक्टर्स को इम्पॉर्टेंट है कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। ये बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जाहिर सी फिल्म एक कमर्शियल मीडियम है, वन शुड एक्सेप्ट दैट। बहुत बार लोग नहीं उसको मे भी मानते हैं, इट्स अ कमर्शियल मीडियम, बट एट द सेम टाइम जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, मे बी शायद उसको ज़्यादा हावी होना चाहिए। दैट इज समथिंग विच शुड बी द प्रेसिडेंट। जैसे कि आपकी जो प्रोड्यूसर थी अनुष्का शर्मा, पाताल लोक, जितना मैं अनुष्का को जानता हूँ, आई थिंक वो बहुत ही प्रोफेशनल मतलब आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल मतलब वो है। एंड जहां तक मैं उनको जानता हूँ, वो आर्टिस्ट की कदर करती हैं, और वो एक आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है आर्टिस्ट के लिए। डू यू एग्री विद दैट कि दैट आर्टिस्ट नीड टू बी रिस्पेक्टेड मोर देन लुक्ड एट कि यार ये तो घोड़ा है, कितना चलेगा और हमें उससे क्या फायदा होगा। ट्रू। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पाताल लोक वाज द ह्यूज सक्सेस, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुष्का मैम to Karnesh bhai, everybody involved in that project was so into the project ना, कि उनको वो इतना प्यार से बनाई गई कहानी है, उसमें कभी नहीं सोचा गया कि अच्छा यार ये यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इतना छोड़ते हैं, इतना क्या कर रहे हो, इतने सारे एक्टर्स। इवन ए सिंगल सीन देयर वाज एन एक्टर टू परफॉर्म दैट सीन। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के खड़ा कर दिया। ये बेहद जरूरी है कि आप इतनी बड़ी सीरीज के लिए
आई डोंट थिंक कि इससे पहले किसी ने सोचा होगा कि मेरे लिए तो शायद नहीं सोचा होगा किसी ने कि इतना बड़ा रोल 8 घंटे की कहानी का ऑलमोस्ट उस कहानी का एक नायक है जो कि इस आदमी को दिया जाए। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया था जब मैंने पहली बार पढ़ा और मुझे बोला गया कि हाथीराम के लिए हम आप चाहते हैं कि आप ये करो। मुझे एक दिन लगा था ये बात समझने में कि ये बहुत बड़ा विश्वास रख दिया इन लोगों ने मेरे ऊपर, और खुशी, बेहद खुशी के साथ साथ पहला थॉट ये आया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि यदि अगर ये काम खराब हुआ ना, अगर तेरे हाथ से ठीक से नहीं हुआ ये, तो कई साल और लगेंगे फिर से किसी को इतना भरोसा जताने में कि तू इतनी बड़ी कहानी का नायक हो सकता है। पहला डर और पहली खुशी दोनों एक साथ एक सिंगल टाइम पे हिट हुई थी आपको। तो मुझे लगा ये बेस्ट तरीका है। अभी ये अगर इतना लेयरिंग सिर्फ थॉट में आ रहा है तो करने में बहुत मजा आने वाला है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सडनली एक इतनी बड़ी कहानी का हीरो उठा के एक लड़के को दिया जो कि उससे पहले आप वाला सो कॉल्ड या तो विलन या स्पोर्टिंग एक्टर या जो भी एक चल रहा था, अपनी जगह दिखाने की कोशिश कर रहा था जो कि नहीं हो पा रही थी, जो भी है। पर उससे कोई कौफ्त नहीं थी मुझे से जो उससे पहले हो रहा था। कौफ्त कभी हुई नहीं, क्योंकि आप उस काम को प्यार करते हो, वो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, चलेगा, आएगा कोई ना कोई। तो वो जो बिलीफ था और जो तैयारी रहती है आपकी, तो आई थिंक वो जो तैयारी बनी हुई थी इतने सालों की कौफ्त के साथ साथ, या उस वेट के साथ साथ जो आप इंतजार कर रहे हो, तो उसकी वजह से शायद पाताल लोक में वो सारी चीजें आ पाई। वो सारा जितने भी रस हैं उस कहानी में, मुझे नहीं लगता कि 9 रस में से कोई बचा है जो हाथीराम के पास नहीं है उस कहानी में। वो हास्य से लेके, करुण से लेके, वीरता से लेके, सब रस हैं उसमें, हर रस की कहानी है वो। तो अगर शायद मैं तैयार नहीं होता तो वो नहीं हो पाता। तो शायद मैं तैयार भी था सही टाइम पे। पर ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन हाउस इज लाइक क्लीन स्लेट, और लोग भी लोगों में भरोसा जताएं उनके काम को लेके, उनकी इंटेंशंस को लेके कि हाँ यार ये, इसीलिए वो कहानी बहुत अच्छी कि हर आदमी की इंटेंशन बहुत अच्छी थी। नियत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स समथिंग कमर्शियल बनाना चाहते हो बनाओ, आप मुझे लगता है कमर्शियल फिल्में बनाओ, बिल्कुल, पर फिर मुझे लगता है फिर इंटेंशन वही रखो। फिर ये कह के मत बेचो कि ग्रेट सिनेमा है, बोलो कमर्शियल सिनेमा है, हम खुश होके बना रहे हैं, बिंदास देखो, मस्त करो, ऐश करो। क्या बात है। और आई थिंक समवेयर एक बैलेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी है कि देर आर एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एट टाइम्स जो कॉमर्स साइड है फिल्म मेकिंग का, या फिर उसको बहुत ज्यादा एक हिकारत की नजर से देखते हैं, कि इन द सेंस कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड एंड इट इज बिजनेस। मैं मानता हूं कि अगर आपने अच्छा काम नहीं, आपने अच्छा काम बनाया और लोगों तक नहीं पहुंचा तो फ्लॉप हो गया ना। और अगर वो पहुंचा तो पैसा भी कमाया गया है। तो तरीका अपनाओ कि वो लोगों तक पहुंचे, अगर वो लोगों तक पहुंचा तो पैसा भी आएगा। पर अगर ऑडियंस बोर होगी आपके काम से, आप सेम तरीके बार बार अपनाते रहे उनके ऊपर, तो वो भी बोर हो जाएंगे एक टाइम के बाद। और हो क्या रहा है ना कि बाहर का काम इतना देख रही है ऑडियंस अभी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस OTT इंटरनेट। अब वो लगे कंपैरिजन करने कि पहले कितनी इंग्लिश फिल्में देखते थे, स्पेशली छोटे शहरों में लोग। आज मेरे गांव के लोग बैठ के स्क्विड गेम देख रहे हैं, है नीचे सबटाइटल ना, देख लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अनपढ़ नहीं है, लेकिन गांव में जो 15, 20 साल, 25 साल का लड़का जो कॉलेज जा रहा है, उसको देखने में मजा आ रहा है। वो कल को वो कोई ऐसी बकवास बॉलीवुड मसाला फिल्म को हिकारत भरी नजर से देखना शुरू कर देगा, कह क्या दिखा रहे हो आप, यहां कुछ और चल रहा है। तो या तो अपने आप को री इन्वेंट करते रहो। तो पैसा बेहद जरूरी चीज है, कमर्शियल फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, पर आप उनको भी तो री इन्वेंट कर सकते हो। अच्छे कंटेंट ने भी पैसा कमाया है, ऐसी बात नहीं है कि दैट आई थिंक वो आपने जो बात बहुत सही बात कही, नियत वाली आपने बात जो कही, बहुत सही बात कही आपने। स्क्विड गेम जब आपने देखा, आपके सेंटिमेंट थे कि यार ये एग्जैक्टली जिस तरीके, और उसमें मतलब इंसानी जज्बातों के बारे में बात हो रही है, इंसान की कमियों के बारे में, इंसान की मजबूतियों के बारे में बात हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग। मैं पहला थॉट पता क्या था कि एक इंडियन शो बनना चाहिए इसका, जो इंडियन गांव के जो गेम होते हैं, जैसे हम वो क्या बोलते हैं, पिट्ठू खेलते थे, और वो भय पैदा किया है उसने पहले बार। तो अगर इस गेम कोई किसी गेम को खेलते हुए आपकी जान आपकी उसमें हाथ में हो, तो कितना इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है इंडियन सिनेमा के लिए। पर बहुत ही खूबसूरत है वो गेम। सिर्फ बाहरी
एक दुनिया दिखा रहा है, कहानी कुछ और है। कहानी लोगों के व्यक्तित्व की है कि आप लाइफ में क्या क्या चॉइसेस लेते हो, उसके ऊपर है कि आप कितने ह्यूमन हो के। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। कुछ कुछ कमियां थी बट आप उनको दरकिनार करते हो। पर इतने एक अजीब से सब्जेक्ट के ऊपर कहानी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको 8-9 एपिसोड तक सस्टेन कर पाओ ऑडियंस को। तो आई रियली लाइक दैट। बड़ा शुरू में लगा कि ये थोड़ा सा अजीब है, छोड़ देता हूँ, पर थोड़ा सा खींचा मैंने उसको। देन जब वो कहानी जब लोगों की, हाँ, जब उनकी लाइफ में घुसने लगी ना वो कहानी, जब वो पर्सनलाइज हो गई लोगों की लाइफ से, तब मुझे लगा कि अब ये इंटरेस्टिंग है। जब वो ह्यूमन हो गया मामला, उससे पहले वो वीडियो गेम लग रहा था। जैसे आपने जिक्र किया कि बाहर का कंटेंट बहुत आ रहा है और एक लोग जो हैं वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिए हैं, और वो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ वेकअप कॉल फॉर द फिल्म मेकर्स आउट हियर। एक चीज जो कि पाताल लोक से सामने आती है कि इट वाज अ वेरी ओरिजिनल कंटेंट और बहुत ही सॉलिड उसकी पूरी सारी स्क्रीन प्ले था, जिस मतलब एक बहुत ही नॉवेल्टी वैल्यू थी इसमें। देयर वाज अ नॉवेल्टी वैल्यू। बहुत बार हमारे वहाँ क्या हो रहा है कि हमारे वहाँ जो कंटेंट हो रहा है या तो गाली गलौच या फिर सेक्स, या फिर जो अमेरिकन शोज हैं या फिर और जगहों के शोज हैं उनकी कॉपी की जा रही है। तो वो आई थिंक आज के टाइम पे वो तो नहीं चलने वाला है बहुत बहुत लंबे टाइम तक। तो आपकी नज़र में कंसिडरिंग कि ये पाताल लोक की जो एक ओरिजिनलिटी थी वो कितना बड़ा फैक्टर था? बिकॉज ये पाताल लोक तो दुनिया में कहीं पर भी देखा गया है, तो लोग कहेंगे कि यार ये कहानी के लेवल पे दिस अट्रैक्ट्स अस। इट इज नॉट मेनली इंडिया सेंट्रिक, बिकॉज उसमें भी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में, मतलब हाथीराम की कमियां भी थी, सब कुछ था उसके, मतलब इनसिक्योरिटीज भी थी। हाँ, उसके हाथीराम, हर आदमी की कहानी वैसी ही है जैसे आप समाज में देखते हो। सबकी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब सामने हैं जी। हाथीराम से लेके हथौड़ा त्यागी तक। उसकी भी कमियां हैं, उसकी भी अच्छाइयां हैं, बिल्कुल। वो भी इंसान दिखता है आपको एक टाइम पे आके। तो वो जो फासला है जो हम देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट का फासला वहाँ वो नहीं है। वो सब ग्रे में है, सब सिचुएशनल है कि आज ये आदमी आपके लिए सही, कल सही नहीं होगा, या आपको लगता है कि सही नहीं है पर वो सही है। तो ये जो अगेन पाताल लोक का जो कंटेंट था वो इतना ओरिजिनल था लोगों को और इतना रिलेटेबल था कि लोगों को लगने लगा कि ये हमारा है, ये हम सब के बीच की कहानी है। रिलेशनशिप्स जो हैं पुलिस के, दोस्तों के आपस में, मीडिया को लेके जो है, फैमिली में बाप बेटे का जो है, वो डायलॉग्स, वो बातें इतनी रिलेटेबल थी कि कल ही कोई यहाँ कह रहा था कि सर वो लाइन है ना, इतनी लगी मुझे जब क्योंकि मेरे पिता के साथ ये रिलेशनशिप था कि मैंने अपने बेटे को, मैंने आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उनका बेटा बकवास है, बाकी जिंदगी अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप बकवास है। वो इतनी चुभी लोगों को, क्योंकि लोग रिलेट कर गए। और ये हर मिडिल क्लास में होता है। और हमारे माँ बाप, स्पेशली बाप और बेटों के बीच में ना, हमारे यहाँ दो मर्द गले मिलते ही नहीं। बापों को लगता है कि हाँ बेटों को स्ट्रांग बनाना तो इनको गले भी मत लगाओ, बड़ा दूर से ही, हाँ ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया, हाँ बहुत अच्छी बात है, बुरा किया करो तुम, कुछ जिंदगी में करो तुम, बुरा किया तो मतलब सर पे चढ़ जाएगा, अच्छा किया तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो देखो। लड़कों को बड़ा ही इस तरह से किया जाता है, स्पेशली छोटे शहरों में, गांव में बाप गले नहीं लगाता है बेटों को, तो ये खिंचाव हमेशा रहता है। उनको लगता है कि मैं कब कोई ऐसा काम करूं कि बाप की आंखों में मुझे लगे कि यार ये ही इज प्राउड ऑफ मी नाउ। वो थी एक जनरेशन, तो लोग रिलेट कर पाए उस चीज से। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी पाताल लोक। नहीं, एब्सोल्युटली। तो बाहर का कंटेंट भी बना सकते हैं, जैसे आपने कहा अमेरिकन या बाहर के शोज हैं, बनाओ उनको, पर फिर उनको अपना रंग डालो उसमें, अपना तो छौंक डालना पड़ेगा ना। आपने रेसिपी बाहर से ले ली, पर उसको इंडियनाइज कैसे करोगे? आपको उसमें अपने मसाले फेंकने पड़ेंगे, तब लोगों को मजा आएगा। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं पाताल लोक सीजन 2 का। जी, कुछ अगर उसके बारे में आप बताना चाहें तो। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, और बनना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर क्या हो सकता है। लोग सब इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारा काम हो चुका है, क्योंकि शूट बहुत लेट शुरू हुए, इस साल जाके शूट शुरू हुए थे, और बीच में फिर से सेकंड वेव आ गई और थर्ड वेव का लोग डरे हुए थे, तो अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो आई जस्ट होप कि आई एम वेटिंग कि जब उधर से एक आ जाए, लेट गो वाला के ग्रीन फ्लैग दिखाई दे जाए, और मैं तैयार बैठा हूं सर, जिस दिन आ जाएगा उसी दिन स्क्रिप्ट उठा के तैयारी शुरू कर दूं। कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही पाताल लोक में।
आजकल चर्चा हो रही है सेल्फ सेंसरशिप की, कि थोड़ा सा कंटेंट को सैनिटाइज करके रखें कि ताकि कोई किसी की जो भी सेंटिमेंट्स हैं आहत नहीं हो। क्या ऐसा कोई कंटेंट बन सकता है जिसमें कि पूरे तरीके से फुल प्रूफ हो कि इसमें किसी की सेंटिमेंट आहत नहीं होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर वो उठाना है, वो मुद्दा उठाना, तो फिर कोई भी कहीं से भी उठा सकता है, किसी भी बात से उठा सकता है। तो वैसा कोई कंटेंट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि उसको जैसा है अभी वैसे ही रहने दिया जाए। लोग अपने आप डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इस देश में 18 साल के बच्चों को, लड़के लड़कियों को इस बात का अधिकार दिया जाता है उनकी समझ के अनुसार कि वो वोट कर सकें, वो चुन सकें कौन कौन उनकी सरकार चलाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनको समझ में आता है 18 साल में उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। देखिए, ये है ना, हमेशा रिसीवर के ऊपर होता है। महाभारत से अगर किसी को दुर्योधन इंस्पायर होके कोई दुर्योधन बनना चाहेगा तो ये महाभारत की गलती नहीं है ना। अब अगर फिर तो महाभारत में से दुर्योधन का किरदार हटा दो, क्योंकि ये लोगों को, बच्चों को बिगाड़ रहा है कि ये चीरहरण करवाता है। नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि रिसीवर वैसे देखे ना कि जो आदमी ये इस आदमी ने बुरा किया तो इसके साथ बुरा हुआ, इस बात को समझे। तो रिसीवर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी कहानी से क्या उठा रहा है, बेहद जरूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग उनमें पैदा होने दो, नहीं तो क्या होगा, वो डम हो जाएंगे। एक उम्र के बाद है ना, उनको कुछ समझ में आया, क्योंकि उनकी अपनी चॉइसेस कभी रही नहीं। और जब तक आप चॉइस करके उससे सीखोगे नहीं ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सेल्फ सेंसरशिप के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है कि सेल्फ सेंसरशिप इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वन हैज़ टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर सेइंग इट। मुझे लगता है कि हर एक आदमी सोचता ही है। ऐसा तो नहीं कि सारा दिन लोग बाहर वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा वो घर में करते हैं या अकेले में। कौन ऐसा है इस देश में जो अपने एकदम दोस्तों में जो बातें करता है, दो दोस्तों के बीच में जो बातें करता है, वो सड़क पे चिल्लाते हुए घूमता है? नहीं घूमता है। सेल्फ सेंसरशिप हमेशा होती आई है लाइफ में। आप जो घर में जिस तरह से बिहेव करते हो, वो आप जाके किसी पड़ोसी के या रिश्तेदार के घर में जाके बिहेव नहीं करते हो। बच्चों, वो सेल्फ सेंसरशिप हमारे खून में है। हमारे बच्चे उद्दंड हैं, घर में चीजें फैलाते रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर का आता है तो बड़े शांत होकर बैठे रहते हैं। ये सेल्फ सेंसरशिप है, हम सब में है वो समझ। ऐसा कोई नहीं, हमारी परवरिश ऐसे होती है कि आपको बिहेव करना है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना, ये बहुत बचपन से सिखाया जाता है। तो उसके लिए कुछ इसमें नया क्या है? हम दिन में घर में कुछ आता था, बिस्किट पड़े, खा बगाए, फेंक दिए, मतलब खत्म कर दिए। लेकिन मेहमान आता था तो सब शांत बैठे ना, सारे बच्चे। ये हमारे कितने सारे स्टैंड कॉमिक्स इस बात को, क्योंकि सबके साथ रिलेटिव, किसके घर में नहीं हुआ है कि मेहमान आए और आपकी नजर बिस्किट्स पे गए, खत्म ना हो जाए। पर आप बिहेव करते हो ना। वही बिस्किट नॉर्मल घर में रख के दिखाओ 3 भाइयों के बीच में, तो ये हमेशा से है, ये कोई नया इश्यू नहीं है, कहीं कोई नई बात नहीं, सब करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से मैं कहना चाहूँगा, बहुत से एक्टर से मैं बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से जो हमें एक्टर्स हमें जो पसंद आते हैं, या बहुत से जो परफॉर्मेंसेस हमको पसंद आते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कहानी का रोल है, जो राइटर है उसका रोल है, डायरेक्टर का रोल है, और एक्टर की ट्रेनिंग का भी रोल है। बट एट द सेम टाइम की जो एक पर्सनैलिटी है उसका भी रोल होता है। और वो पर्सनैलिटी बनती है कि वो किस तरीके के लोगों के साथ में उसका उठना बैठना है, क्या वो पढ़ता है, क्या वो देखता है, कैसे वो अपने आसपास के समाज को ऑब्जर्व करता है और उसको फिर प्रोसेस करके एक सर्टेन ओपिनियन बनाता है। तो आपके किरदारों में भी एक ये लगता है, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो या आपके सोचने का तरीका हो, जब आप मतलब किसी कुछ कहना चाह रहे हैं, कि वो आपका जो पर्सनल ट्रेनिंग है जो आपने अपने ऊपर करी है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन आपके हर परफॉर्मेंस में आता है। संदीप और पिंकी में भी रिसेंटली मैंने देखा। आपने क्या किया है अपने साथ में इन टर्म्स ऑफ, क्या आपने पढ़ना आपको अच्छा लगता है, क्या आपको देखना अच्छा लगता है, जिससे कि आपने एक सर्टेन तरीके की अपनी सोच बनाई है? सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा हुई वो ट्रेनिंग, ना अनजाने में, मतलब एक तरह से कहता है। जैसे कि
चाहे अनचाहे मैं हर चीज़ में घुसा हूँ ज़िंदगी में। बचपन में लोगों की शादियों में नाचने से लेके, जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके घर के सामने से गुजर रही है तो बस आपको नाचना है उसमें। इस बैकग्राउंड से लेके खेती बाड़ी की 8-10 साल, वो उसकी जानकारी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, वो माहौल पता है। फिर एक ऐसे कॉलेज में आए जहां 4000 स्टूडेंट हैं, वो माहौल पता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, वो उसको जानते हैं। फिर वो बंद हो गई, उसको भी जानते हैं, वो क्या बदला हुआ। बाहर प्राइवेट कमरे लेके रहे स्टूडेंट लाइफ में, उसको भी जानते हैं। ग्रेजुएशन +1 +2 मेडिकल साइंस की, ग्रेजुएशन आर्ट्स में की, MA लिटरेचर में की, तीनों अलग अलग विधाएं जानते हैं। कॉलेज में ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं था जिसमें मैं 4 साल अलग अलग टीम में सेलेक्ट हो गया था। मैंने हॉकी में सेलेक्ट हुआ, अंडर-16 मतलब 16 जो टीम होती है उसमें। मैं फुटबॉल में सेलेक्ट हुआ, मैं बैडमिंटन में सेलेक्ट हुआ। कोई गेम उठा के खेलना शुरू कर दिया। वो अब हुआ क्या, मुझे लगता है कि अनजाने में इंडियन आर्मी के लिए ट्रेनिंग करनी थी तो यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी, सीडीएस के लिए। तो पढ़ाई का एक वो सेंस था, क्योंकि अब आपको हर चीज़ जाननी पड़ेगी। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर थिएटर शुरू कर दिया, लिटरेचर और ज़्यादा बड़ा हो गया आपके लिए। घर में बाबा टीचर हैं, स्पेशली पापा इंग्लिश के टीचर रहे हैं, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक है। 6ठी क्लास में प्रेमचंद हाथ में आ गया था। तो हुआ क्या कि मुझे लगता है कि अनजाने में एक ट्रेनिंग चल रही थी। क्या बात है। नहीं, आई थिंक दैट इज तो उसके लिए कभी स्पेशल, आज मुझे कोई पूछता है कि यार इस गेम के बारे में आप मुझे कुछ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि कबड्डी कैसे खेली जाती है। मुझे कोई बास्केटबॉल कोई पकड़ा देता है तो मुझे पता है कि बास्केट कैसे घुमानी है। तो और सडनली लोगों को देखता है कि उनको नहीं लगता, उनको पता ही नहीं कि हाथ कैसे मारते हैं बास्केटबॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई रोल मिलता है ना, तो मेरे पास इतने रेफरेंसेस है मेरे लाइफ से कि मैं उनमें कहीं ना कहीं घुसा दूंगा, तो मिलेगा। तो वो चाहिए मुझे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तूने कहां से सीखा, लेकिन हुआ है हमारे लाइफ में, ये कर चुके हैं। और वो होता रहा शायद बहुत टाइम से, अपने आप ही हो रहा था। और उस दुनिया से निकल के जहां एक बहुत ही गांव का एक लड़का जो दिन में शायद 4 घंटे या 5 घंटे बिजली आती है, वहां से लेके जब आप उस एक छोटे शहर में आते हो, वो सीखते हो, फिर आप पूना पहुंचते हो, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचते हो जहां आप शॉक्ड हो जाते हो लोगों के कल्चर और उनको देख के। पढ़े हैं उससे पहले, आपने देखे नहीं थे, खाली किताबों में पढ़े थे। फिर आप बॉम्बे आते हो, अलग ही दुनिया है। तो मेरे पास इतने रेफरेंसेस हैं ना सर, कि मैं कहीं ना कहीं से उठा ही लूंगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये इसका अपना है वो मेरा अपना, क्योंकि मैं उस दुनिया से निकल चुका हूं। अनटिल अनलेस कोई कल को मुझे मतलब विक्टोरिया, किंग विक्टोरिया या ऐसा कुछ दे दिया तो मैं उसका भी रेफरेंस उठा लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। दैट्स ब्यूटिफुली सेड। ओके, आपकी जो आवाज़ है वो आपका एक असेट है जी। आई एम श्योर कि आपको बहुत से ऐसा भी लगने लगा, मुझे भी लगने लगा, पहले नहीं लगता था। बहुत से लोगों ने आपको इसके बारे में बोला भी होगा। तो आप कुछ खास किस्म की आप ट्रेनिंग भी करते हैं? जैसे मैंने मनोज भाई से मैंने बात करी तो मनोज भाई कहते हैं कि दैट मैं रोज़ाना में एक कविता मैं पढ़ता हूँ, मतलब रियाज के तौर पे, अपने एक्टिंग के तौर पे एक कविता डेली बेसिस पर पढ़ के मैं अपने आप से बोलता हूँ शीशे के सामने, जो भी। तो इस तरीके को कुछ आप रियाज करते हैं अपने लिए? ये बात बहुत सही कही है मनोज भाई ने, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो अनचाहे करता हूँ। मैं दिन में ना पड़े गाने गाता रहता हूँ, अलग अलग पिच के, टोन के, सुर के। कोई बहुत ही गहरे में है, कभी मतलब नसीर साहब उठा ले, क्या नाम है, नुसरत साहब को उठा लिया तो वो एकदम ऐसे पिच है कि आपकी खुद की आवाज़ फट रही है, पर आप कोशिश करते हो कि उसके आपकी आवाज़ बिना फटे उसके नहीं सर, नहीं पागल हो, मैं मर जाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या आप उसको, मुझे लगता है कि एक एक्टर को ना पोइट्री के लिए ना बहुत इंक्लिनेशन लेना चाहिए। पोइट्री ना बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक तो क्या आप में क्या पैदा करती है, कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलने की जो एक अदा है, वो आपको कविता सिखाती है। वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए कि आप, और फिर जो बहाव है पोइट्री का, वो जिस तरीके से निकलता है और उसके ऊपर जो वाह मिलती है शायर को, अगर वही उतने ही बहाव से एक एक्टर ने बोल दिया, जो मुझे लगता है इरफान साहब में बेहद खूबसूरत थी। वो ऐसे बोलते थे ना कि लाइनें बहती थी। तो वो जिस दिन आपको लगता है ना कि पोइट्री आपको, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है।
मैं करता हूँ पोइट्री, क्योंकि मैं तो पोइट्री पढ़ता हूँ और जो भी है। तो और मुझे फोक, हरियाणवी फोक जो गाने हैं उनकी उतार चढ़ाव बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो मैं उनको भी गाता रहता हूँ, तो शायद वो एक फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। पाताल लोक के आपका इंटरव्यू किया था इरफान भाई की, तभी इंतकाल हुआ था। आपने बहुत कमाल की अपनी बात कही थी, जो कि बहुत लोगों ने बहुत पसंद करी, कि इरफान मरा नहीं करते। जी। आपने बहुत कहा था, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ओके, एक एक्टर के लिए, जैसे आपने जिक्र किया पोइट्री का, आपने जिक्र किया, उच्चारण का क्या इंपॉर्टेंस है? वो सबके लिए ही है। अगर आप सिनेमा में काम कर रहे हो तो राइटर के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टर के लिए। बहुत बार बहुत से लोगों का होता नहीं है ऐसे, फिर ऐसे तो एक्टर्स का भी नहीं है। बॉम्बे शहर में, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, बॉम्बे में सबका, बॉम्बे शहर में, मैं बाकियों के तो मैं क्या कहूँगा, पर मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे शहर में आप किन्हीं 100 एक्टर्स को उठाओ और उनके सामने एक हिंदी स्क्रिप्ट रख दो। मैं दावा तो नहीं करता हूं, पर मैं आपको शायद यकीन दिला सकता हूं कि एटलीस्ट 50% उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने की आदत नहीं है लोगों को, कोई पढ़ता नहीं है अनटिल वो है। और स्पेशली वो लोग जो बॉम्बे में रहे या बहुत छोटे शहरों से नहीं आए हैं, गाँव से नहीं आए हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब उच्चारण की प्रॉब्लम आने वाली है। तो पर लोग काम करते हैं। मैं जब हरियाणा से निकला तो मैं बहुत भारी हरियाणवी एक्सेंट के साथ, आप वो, क्योंकि आप उस माहौल में बड़े हुए हो, आपके पास वही एक भाषा है जो जिससे आप लोगों तक पहुंच पा रहे हो। गलती नहीं है आपकी, पर उच्चारण बेहद जरूरी है, क्योंकि एज एन एक्टर आपने जो भी सीखा हो वेरी गुड, आपकी अपनी मदर टंग है, आप उसको मत छोड़िए, पर यहां जो जरूरी है आप उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। उसको कम से कम अपने आप को ट्रेन कीजिए, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि मेरे ही बैचमेट, जिसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब राजकुमार है, विजय वर्मा है, पितोबाज त्रिपाठी है। पितोबाज त्रिपाठी के बेचारे को इतना बोलते थे हम, क्योंकि उड़ीसा का था, हिंदी बहुत ही बुरी थी, मेरी जैसी हालत थी उसकी भी। जसवंत सिंह हैं हमारे हरियाणा से ही, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई बाहर हुई बहुत टाइम तक। तो बहुत जलील करते थे कि भाई आती है तुझे हरियाणवी, इसको छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए, अब हिंदी पकड़ ले, क्योंकि वहां हर फिल्म हरियाणवी में नहीं बन रही है। और फिर कोइंसिडेंस देखिए, जो करियर का सबसे बड़ा काम मिला वो हरियाणवी था। पाताल लोक में मैं हरियाणवी नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों को लगता है मैं हरियाणवी बोल रहा हूं, उसमें बहुत सारी हिंदी है, 90% हिंदी, सिर्फ 10% हरियाणवी है। पर वो जो हिंदी है उसमें एक ऐसा टच है हरियाणा का जो इससे पहले शायद आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि लोगों को लगता है हरियाणवी कुछ अलग ढंग से बोली जाती है। ऐसा नहीं होता है। हरियाणवी को एकदम गूढ़ हरियाणवी बोलोगे तो शायद नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप टच के साथ हरियाणवी बोलोगे तो वो हाथीराम जैसा ही होगा। जहां अपनी वाइफ के साथ अलग बात करता है, स्कूल में टीचर के साथ उसी लहजे में भी अलग बात करता है हरियाणवी में ही, लेकिन हिंदी है, पर उसमें एक हरियाणवी टच है जो आपको कभी पता नहीं चलेगा। वो उसी को पता चलेगा जिसको वो भाषा आती है, जिसको वो बोली आती है। लेना देना नहीं होता है। ये अलग ही एक परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि हरियाणवी ऐसे बोली जाती है। उच्चारण बेसिकली इज प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़। ओके, सो जयदीप, आपके आने वाले काम कौन कौन से होने वाले हैं? सर, मैंने एक फिल्म की है अभी, इसी साल, एक्चुअली शूट बहुत लेट शुरू हुए, तो जनवरी में एक फिल्म की है जो आपने शायद देखा भी होगा, यशराज के साथ, महाराज नाम है उनका फिल्म का, और जुनैद हैं उसमें, आमिर सर के लड़के जो हैं, उनकी फर्स्ट फिल्म। तो एक वो फिल्म ख़त्म की, उसके बाद हमने एक बीबीसी के साथ एक वेब सीरीज़ बनाई है, जो कि एक रीमेक है बेसिकली। गिल्ट एक सीरीज़ है बाहर, ब्रिटिश। वो 2 काम पूरे हुए। अभी आगे अविनाश के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, जो कि पाताल लोक के डायरेक्टर रहे हैं। उसने बहुत ही छोटी सी खूबसूरत सी कहानी लिखी है। अब यहाँ से जाके वो शुरू करूँगा, और फिर उसके बाद हैं कुछ जो चीज़ें एक बार फाइनलाइज हो जाएं तो फिर और ज़्यादा सफाई से बता पाऊँगा। तो जुनैद के साथ में काम करने का तजुर्बा कैसा लगा? कुछ आमिर की झलक उनमें है? क्योंकि आमिर सर के साथ काम नहीं किया तो झलक नहीं कह पाऊंगा। तो आपने देखे, पर एक चीज, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जुनैद में, जो मुझे लगता है आमिर सर में है। एक, मेहनत, बेहद मेहनती लड़का है वो, मतलब वो जितनी मेहनत से उसने वो तैयारी की है। और एक बहुत ऑनेस्ट है कि यार मुझे ना ये सही जा रहा है, इसको दोबारा करते हैं, नहीं जा रहा दोबारा करते हैं। मुझे लगता है ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं उसमें। परफेक्शन तो अभी है, लंबा दौर है उसके लिए इन चीज़ों को परफेक्ट करने का। तो और जिस
घर में है वो तो एक क्या बोलते हैं उसको कि आपका एक गाइड तो आपके साथ ही है, वो आपको काम करवाते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है। बट ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि वो काफ़ी मेहनती आदमी है। फैंटास्टिक। और जयदीप, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर दुबई में आपको अवार्ड मिल रहा है, एंड फॉर अ फैंटास्टिक जर्नी। एंड अभी तो आई थिंक शुरुआत है, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि शुरुआत है आपकी। बिल्कुल, बहुत लंबा सफर। थैंकफुली आपने ये बोला कि बहुत शुरुआत नहीं तो पहला सवाल लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसा कौन सा किरदार है जो अभी आपकी विश लिस्ट में है। मैंने कहा अभी शुरुआत हुई है, ये बात 20-25 साल बाद पूछोगे तो शायद समझ में आएगा। थैंक यू फॉर सेइंग दैट कि शुरुआत है। Yes. डेफिनेटली आई थिंक दिस इज जस्ट, ये तो आपकी अभी पाताल लोक तो आपकी जंजीर था। तो स्टार्ट है आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, लव टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट। Always lovely talking to you. दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग। Hi, this is Jaydeep Ahlawat and you're watching me on Bollywood Hangama.